आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इथेनोइक अम्ल के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में इथेनॉल के बारे में, जो कि एल्कोहल ग्रुप का दूसरा सदस्य था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इथेनोइक अम्ल, ये भी हाइड्रोकार्बन के अम्ल ग्रुप का दूसरा सदस्य है। तो शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में पहला क्या था? पहला था इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक अम्ल। तो इथेनोइक अम्ल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो इथेनोइक अम्ल हाइड्रोकार्बन के अम्ल के समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है और सामान्य नाम एस्टिक अम्ल है। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो इथेनोइक अम्ल है हाइड्रोकार्बन के समजातीय श्रेणी का ये दूसरा सदस्य है। दूसरा सदस्य है तो पहला सदस्य कौन होगा? पहला सदस्य है मिथेनोइक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। इसमें एक ही कार्बन रहता है, एक ही कार्बन। इसमें कितना कार्बन? इसमें 2 कार्बन है। तो मीथेन से मिथेनोइक एसिड बना, उसी तरह इथेन से इथेनोइक एसिड बना। इथेनोइक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। और सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम है एस्टिक अम्ल। आगे देखते हैं इसके भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में क्या है? भौतिक गुणधर्म ये रंगीन है, इथेनॉल भी रंगीन था। स्वाद में खट्टा होता है, सिरका जैसा गंध है। क्वथनांक है 391 केल्विन। और नोट मतलब कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एस्टिक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरका क्या है। तो एस्टिक अम्ल का 3 to 4% जलीय विलयन जो होता है वो क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। आगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। इथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। तो इथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म में ए नंबर में है सबसे पहला एस्टरीकरण अभिक्रिया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो जब इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की से अभिक्रिया कराया जाता है, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? एस्टर का निर्माण होगा। इस कारण इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो रिएक्शन में क्या है? रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है? जब इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल, पहले इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल इथेनॉल को किसके साथ रिएक्शन करवाना है? इथेनोइक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाना है। तब हमको क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। और वो भी किस कंडीशन में? जब H2SO4 हो, और वो भी H2SO4 कॉन्क लेना है। कॉन्क का मतलब क्या होता है? जो सांद्र प्रवृत्ति का हो, मतलब कि जिसमें अम्ल का क्वांटिटी ज्यादा और पानी का क्वांटिटी कम हो उसी को बोला जाता है कॉन्क या सांद्र। तो इसमें क्या है? एस्टिकरण अभिक्रिया में क्या है? जब इथेनॉल को, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब इथेनॉल को, यानी इथेनॉल को C2H5OH इथेनॉल का फार्मूला होता है। इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके प्रेजेंस में इससे इसको रिएक्शन करवाना है। तब क्या बन रहा है? हमें ईस्टर का निर्माण बन रहा है। ईस्टर बन रहा है जिसको हम लोग एस्टिकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है सो देखिए। रिएक्शन को लिखेंगे कैसे सो आप लोग देखिए। रिएक्शन में क्या करना है? जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले करके CH3COO इसको उतार लेंगे, यहाँ से यहाँ तक CH3COO यहाँ पे देखिए। और इसका जो C2H5 है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, C2H5 को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लिए और फिर C2H5 को यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अभी अपने पास क्या बच गया? अभी अपने पास बच गया H2O, 2 H बच रहा और 1 ऑक्सीजन बचा, तो H2O यहाँ पे आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। एस्टिकरण अभिक्रिया कि जब इथेनॉल को, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH इथेनोइक अम्ल के साथ, इथेनोइक अम्ल का फार्मूला CH3COOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब हमें ईस्टर का निर्माण होता है। और ईस्टर का निर्माण के लिए किसका प्रेजेंस का होना जरूरी है? किसका होना जरूरी है? तो H2SO4, वो भी कैसा? कॉन्क, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे। अब ये जो है, ये जो केमिकल, इसका नाम है इथाइल इथानोएट, या फिर इसको हम लोग ईस्टर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको ईस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर केमिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है इथाइल इथानोएट। आगे देखते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। ईस्टर जो होता है ना, इसका गंध मीठा होता है, मतलब स्वीट स्मेलिंग एजेंट है। इस कारण इसका उपयोग इत्र बनाने में और इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ईस्टर का बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है परफ्यूम वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। अगर ये आएगा तो 3 नंबर आपको मिलेगा, अगर आप इसे लिख देंगे तो।
अब आते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। ये पहला रिएक्शन था, इथेनोइक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म का पहला था ए नंबर स्टिरीकरण अभिक्रिया, और बी में है क्षार के साथ अभिक्रिया। तो इथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। इथेनोइक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा क्षार, ये तो क्षार है, ठीक है। तो इथेनोइक अम्ल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? क्षार के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है? जल बना रहा है, और सोडियम एसीटेट बना रहा है, सोडियम एसीटेट भी बना रहा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सोडियम एसीटेट। तो क्षार के साथ जब इथेनोइक अम्ल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट, और जल निकल जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण अभिक्रिया या फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, 2 या 3 मार्क्स का रहेगा। अगर ये पूछेगा एग्जाम में तो 3 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का आएगा। साबुनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट तथा इथेनॉल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में साबुन का निर्माण होता है। ये जो है, इस अभिक्रिया में साबुन का निर्माण होता है, इसलिए इस कारण इसको साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें भी H2SO4 का रहना जरूरी है। अब इस रिएक्शन को समझने का कोशिश करें तो एस्टर, ये आपका एस्टर, इसका रासायनिक नाम क्या है? इथाइल इथानोएट। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, किसका परसेंटेज में? H2SO4 का परसेंटेज में, तब हमें क्या प्राप्त होगा? CH3COO Na। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। और ये जो है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इथेनॉल। ये है क्या? इथेनॉल। ये हो गया आपका इथेनॉल। अब इस रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है वो देखिए। ठीक उसी तरह जैसे कि ये एस्टर हो गया, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे उतार लेना है। CH3COO, ये आप अभिकारक तरफ देखिए, जब ये एस्टर को इससे रिएक्शन करवाए, यानी एस्टर लिखेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। एरो हेड के बाद यानी प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, उत्पाद की तरफ देखेंगे, तो CH3COO यहाँ से यहाँ तक सेम चीज इसको कॉपी किया है। और ये जो Na है, ये कहाँ पे आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा। और C2H5 किसके पास चला जाएगा? इसके पास आ जाएगा। तो Na इधर और C2H5 इधर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na लगा हुआ है, मतलब CH3COO। यहाँ तक तो ठीक ठाक लिखेंगे, यहाँ तक लिख लेना है CH3COO। उसके बाद में क्या जोड़ देंगे? Na जोड़ देंगे, ये भी चला जाएगा इधर। अब अपने पास क्या बच गया? C2H5OH। ये C2H5 और ये OH, जो कि इथेनॉल होता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है, इसलिए इसको साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला जो पढ़ा है वो भी, और ये भी। इससे पहले जो पढ़ाए थे एस्टरीकरण अभिक्रिया, वो भी इंपॉर्टेंट है, और साबुनीकरण अभिक्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इथेनोइक अम्ल का उपयोग। तो इथेनोइक अम्ल का उपयोग क्या है? सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका परफ्यूम के निर्माण में, दवा के निर्माण में, और एसीटोन के निर्माण में। तो जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक था इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल, ये दोनों समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक जो स्टूडेंट को काफी ज्यादा पढ़ने में दिक्कत होता है या समझने में दिक्कत होता है, साबुन और अपमार्जक। साबुन से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर 5 नंबर का अगर आएगा तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पूछता है, साबुन के सफाई क्रियाविधि। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल के साथ अभिक्रिया करता है, कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ कपड़ा वगैरह साफ कर सकता है, हार्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। उदाहरण है C17H35COO -Na+, इसको बोलते हैं सोडियम एस्टिरेट। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है साबुन का। दूसरा एग्जाम्पल है C15H31COO -Na+, इसको बोलते हैं सोडियम पाल्मिनेट। तो साबुन क्या है? साबुन, इसको आप याद रखेंगे, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होता है? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, साबुन सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हार्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। इसका एग्जाम्पल क्या है? C17H35COO -Na+, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम एस्टिरेट।
और C15H31 COO माइनस और Na प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम पाल्मिनेट। ठीक है, आगे इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये साबुन है। अब ये बहुत लेंदी स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे ध्यान से तो देखेंगे आप C17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, लास्ट में C00 माइनस, C00 माइनस और Na प्लस यहाँ पे लगा हुआ, तो इसी को बोलते हैं सोडियम एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट। अब ये इतना लेंदी स्ट्रक्चर न बना करके हम लोग एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ठीक है। ये जो मुड़ा मुड़ा पार्ट दिख रहा है ये है सी, ये जो कोना कोना दिख रहा है ये भी सी, सी, ये भी सी है, सी है, सी, सी। इस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं। ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये वाला जो पार्ट है ये है COO माइनस Na प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बनिक सीरा, और इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बनिक सीरा, और इसको बोलते हैं आयनिक सीरा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसान बनाने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो साबुन का एग्जाम्पल क्या, C17H35 COO माइनस Na प्लस, क्या बोला जाता है, सोडियम एस्टीरेट। और इसका अगर स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसी स्ट्रक्चर को सिंपल करने के लिए आपके बुक में इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये है साबुन का अणु। साबुन का अणु क्या, एक होता है आयनिक सिरा, ये भाग है इसका आयनिक सिरा, और ये है कार्बनिक सिरा। आयनिक सिरा जो होता है जल रागी होता है, और कार्बनिक सिरा यानी हाइड्रोकार्बनिक सिरा जो होता है वो जल विरागी होता है। अब जल रागी का मतलब क्या, जल रागी मतलब जिसको पानी से प्रेम हो, जो पानी की तरफ आकर्षित हो। और जल विरागी मतलब क्या, जिसको जो पानी से दूर भागे, वाटर रिपेलिंग है, ये पानी को ये पसंद नहीं करता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, जबकि इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक एंड। और क्या है भाई, तो ये वाटर अट्रैक्टिंग है, ये पानी को अट्रैक्ट करेगा, और ये है वाटर ऑयल अट्रैक्टिंग। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा और ये ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, तो अगर हम सीधा बना लें इसको ऐसे, इस तरह से, ये हो गया आपका ये वाला सिरा, ये सिरा जल रागी सिरा, हाइड्रो फिलिक्स एंड इसको बोलते हैं। और इस तरह से अगर ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये हो गया साबुन का अणु। साबुन का अणु में कितना छोर होता है, दो छोर होता है, एक होता है जल रागी सिरा और एक होता है जल विरागी सिरा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसका मान लीजिए मुंह है, ठीक है, तो पानी इसको पसंद है, पानी इसको पसंद है, ये अगर ये मुंह है तो ये इसको पानी पसंद है, ठीक है, तो पानी आदमी तो मुंह से ही पिएगा, तो इसलिए ये हो गया वाटर अट्रैक्टिंग। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये ऑयल अट्रैक्टिंग होता है, ये ऑयल अट्रैक्टिंग होता है, और ये होता है वाटर अट्रैक्टिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो साबुन का सफाई क्रियाविधि को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या है कि साबुन लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। उदाहरण क्या, C17H35CO माइनस Na प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम एस्टीरेट। अगर आपसे पूछे कि साबुन का कोई एक उदाहरण दो, तो आप क्या बताएंगे, C17H35CO माइनस Na प्लस, नाम क्या है, सोडियम एस्टीरेट। साबुन के अणु बेसिकली दो दो सिरे होते हैं, एक होता है जल रागी सिरा, दूसरा होता है जल विरागी सिरा। जल रागी सिरा में क्या होगा, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा और ये वाटर को रिपेल करेगा, सिर्फ ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, ये पानी से दूर भागेगा और ये पानी के पास जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं, एक होता है आयनिक सिरा और दूसरा होता है कार्बनिक सिरा। आयनिक सिरा किसको बोलेंगे, आयनिक सिरा जो गोल वाला होता है इस तरह से, और ये हुआ कार्बनिक सिरा, ये हुआ आयनिक सिरा, यानी यहाँ पे रहेगा CO माइनस Na प्लस, जबकि ये हो गया हाइड्रोकार्बनिक सिरा, मतलब यहाँ पे C और H हमको मिलेगा।
ठीक है। आगे देखते हैं। आयनिक सिरा, कार्बनिक सिरा। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल किसको कहते हैं? जैसे अभी आप देखिए मिसेल, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मिसेल। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मिसेल। ठीक है, इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे मिसेल। अब क्या बोला जा रहा है पहला में, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं। यहाँ पे देखिए दो सिरा, ये जो ब्लू ब्लू कलर वाला है इसको बोलेंगे आयनिक सिरा, जबकि येलो कलर का है इसको बोलेंगे कार्बनिक सिरा। जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन यहाँ पे मतलब जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर, देखिए सबका आयनिक सिरा जल के अंदर है। मतलब जो ब्लू वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? आयनिक सिरा। ब्लू वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आयनिक सिरा। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा आयनिक सिरा, आयनिक। ठीक है, ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बनिक सिरा, हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर, साबुन यहाँ पे मान लीजिए टच हुआ, ठीक है, तो जो भी मिसेल्स बना सबका आयनिक सिरा देखिए आप ध्यान से, तो जल के अंदर है। ठीक है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर, हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होता है यानी पीला वाला जो पार्ट है वो जल के बाहर है। ऐसे अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल, मिसल करते हैं। ऐसे ही ये इसमें साबुन मिल जाता है और कपड़ा को इसमें डुबोते हैं, चाहे कपड़ा को में साबुन लगा करके इसमें डुबोते हैं, तो ये बीच इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी इससे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इससे पहले पढ़े थे, ये जो होता है ऑयल अट्रैक्टिंग होता है। ये वाला जो पार्ट है ये ऑयल अट्रैक्टिंग, मतलब कि ये तेल को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि ये पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये वाला जो पूंछ है वो ऑयल अट्रैक्टिंग है और ये वाला जो है पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब जब ये जब साबुन को कपड़े में लगा करके जैसे ही पानी में डालते हैं तो ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। और यह स्ट्रक्चर कहाँ ऐसा क्यों बनता है? तो जहाँ पे इसको मैल मिलता है, कपड़ा में जहाँ पे इसको मैल मिला, मान लीजिए यहाँ पे इसको मैल मिला, ठीक है, तो ये सारा अपने आप इस तरह से आएगा और इस तरह से अरेंजमेंट कर लेगा। क्योंकि ये पूंछ ही क्यों पकड़ेगा इसको? क्योंकि ये है ऑयल अट्रैक्टिंग, ये जो है ये ऑयल अट्रैक्टिंग, ऑयल को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ऑयल को पकड़ता है तो मैल होता है क्योंकि तैलीय, तो सब जितना भी तैलीय मैल है सब इसमें फंस जाता है, सब इसमें फंस जाता है। जैसे ही कपड़े को हम झटकते हैं या फिर उसको पटक पटक के जब साफ करते हैं तो जो हमारा मैल है, गंदगी है, वो बाहर हो जाता है और इस तरह से कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। तो एक बात, अब आते हैं साबुन के सफाई क्रियाविधि। किस अगर एग्जाम में आएगा कि साबुन कपड़ों की सफाई कैसे करता है, तो कैसे लिखना है उसको आप लोग देखें। आप लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं, स्टार्ट यहीं से करना है। साबुन के अणु के कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं, एक होता है आयनिक सिरा, दूसरा होता है हाइड्रोकार्बनिक सिरा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया मिसेल के द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, साबुन साबुन लगा के कपड़े में जब भी पानी में उसको डुबोएंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे क्या फंस जाता है? जो कपड़ा में गंदगी रहता है वो फंस जाता है, क्योंकि ये जो पूंछ है वो तेल की तरफ आकर्षित होता है और ये जो हेड है मतलब सर है वो पानी की ओर आकर्षित करता है, पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये पूंछ जो है वो गंदगी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह का बहुत सारा अरेंजमेंट बनता है जब भी हम लोग कपड़े में साबुन लगा करके पानी में डालते हैं तब। ध्यान से समझेंगे तो बिना आप याद किए इसको लिख देंगे। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं मिसेल। इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता है जब हम लोग कपड़े में साबुन लगा करके उसको बाल्टी में पानी में डुबोते हैं, तब इस तरह का बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता है। और इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनता है? क्योंकि कपड़ा में जो उपस्थित मैल होता है ना वो तैलीय होता है और ये जो रेड चिन्ह है इसको आप मान लीजिए मैल,
ठीक है, ये मैल, ये तैलीय है। चूंकि ये तेल वाला जो पदार्थ है, तेल जो तैलीय पदार्थ है वो हाइड्रोकार्बनिक पूंछ की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, तो ये इसके पास आकर्षित होकर के सब पूंछ आपस में आकर के चिपक जाता है, और इस तरह एक नहीं हजारों स्ट्रक्चर बनता है जो जिसको क्या कहा जाता है, मिसेल। और यहाँ पे अटक जाता है सब, जितना भी गंदगी रहता है वो। और जैसे ही कपड़े को झटकेंगे तो हमारा जो कपड़ा है, या फिर कपड़ा को पटक के जो साफ करेंगे, तो हमारा कपड़ा में जो गंदगी है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है। साबुन जो साफ सफाई करता है वो मिसेल के रूप में ही करता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। अभी अभी मैंने क्या कहा, जो भी कपड़ा में उपस्थित गंदगी है वो केंद्र में, मिसेल का केंद्र में फंस जाता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है। पानी में इमल्शन मतलब क्या, झाग बनता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है, और ये घुल जाता है, पूरा पानी में घुल जाएगा, और इस प्रकार मिसेल में तैरते हुए मैल आसानी से हट जाते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। इसको और अच्छे से समझिए। जैसे ही मान लीजिए ये गंदगी है, ठीक है, ये कपड़ा में लगा हुआ गंदगी है, तो जैसे ही साबुन के कांटेक्ट में आएगा ये बहुत सारा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ऐसा स्ट्रक्चर है ये आपका जलरागी सिरा, और ये है जलविरागी सिरा। इसको बोलते हैं आयनिक सिरा, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बनिक सिरा। ठीक है, तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता है। और चूंकि ये ऑयल को पसंद करता है, ऑयल को पसंद करता है, और गंदगी में क्या होता है, गंदगी में मैल में क्या होता है, मैल होता है तैलीय, तैलीय युक्त। तो इसलिए अगर उसको पानी में सिर्फ साफ करने का कोशिश करेंगे तो हमारा गंदा कपड़ा साफ नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर हम साबुन यूज कर लें या फिर सर्फ अपमार्जक यूज कर लें तो हमारा गंदा कपड़ा साफ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन के कांटेक्ट में जैसे ही पानी आता है तो बहुत सारा मिसेल स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है, ये जलरागी जलविरागी बनना चालू हो जाता है। और जहां जहां गंदगी देखते हैं, जैसे इसको यहाँ पे गंदगी मिला तो बहुत सारा आपका ये मिसेल आया, ठीक है, और ये अपने जो पूंछ में इस गंदगी को चिपका लिया, इस तरह से चिपका लेता है, और इसको ये अलग हटा लेता है। इसको चिपका के अलग हटा करके जैसे ही कपड़े को झटकेंगे ये मैल आसानी से हम लोग का अलग हो जाता है। इसको और क्लियर करने के लिए एक वीडियो के थ्रू समझा देता हूँ आप लोग को। जैसा कि ये वीडियो में भी दिखाया गया, C17H35COO माइनस Na+, COO माइनस होता है और Na प्लस होता है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एस्टेरेट, जो कि साबुन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही साबुन पानी के कांटेक्ट में आया, ये हो गया जल विरागी सिरा और ये हो गया जल रागी। जल विरागी का मतलब क्या है, जिसको पानी पसंद नहीं है, जिसको तेल युक्त तैलीय मैल पसंद होता है, अब वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इसको पानी पसंद है, ये पानी में घुलना चाहता है। ठीक है, ये क्या, आप जो भी गंदगी होता है अपने ऊपर चिपका लेते हैं। ये जो पूंछ होता है गंदगी को, जैसे ही कपड़ा में गंदगी मिलता है अपने ऊपर चिपका लेता है, चिपका के मिसेल स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बोलते हैं जल रागी सिरा। देखिए, जैसे ही साबुन पानी के कांटेक्ट में आया बहुत सारा मिसेल बनना स्टार्ट हो गया। जैसे ही साबुन किसके कांटेक्ट में आया, पानी के कांटेक्ट में आया, वैसे ही मिसेल स्ट्रक्चर बनना चालू हो गया। फिर से देख लीजिए आप लोग। हाँ, जैसे ही साबुन पानी के कांटेक्ट में आता है, फिर क्या, पानी के कांटेक्ट में आ गया, अब मिसेल बनना चालू। देखिए, मिसेल बनना चालू हो गया। मिसेल कैसा, मिसेल बनना स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, गंदगी को, जैसे यहाँ पे गंदगी है, अब ये जितना इसका पूंछ है सब यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा और इसको ऊपर उठा लेगा। देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका मिसेल का। ये गंदगी को क्या किया, अपने से अपने पूंछ से चिपका लिया, और उसके बाद में इसको खींच लिया, खींच के ऊपर क्यों ले जाता है, इसको मिसेल बोलता है। जैसे ही उसके बाद ये बिल्कुल, हाँ, अब
यहाँ पे जैसे कपड़े पे गंदगी है, ठीक है, तो ये बहुत सारा मिसेल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आएगा, इसको चिपका लेगा और इसको अलग कर लेगा इस तरह से। चूंकि हाइड्रोकार्बनिक सिरा है, वो फंस जाता है तैलीय गंदगी में और इसको उठा करके बाहर कर लेता है और हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, हमारा कपड़ा फिर साफ हो जाता है। यही है साबुन के सफाई क्रियाविधि। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपमार्जक और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं और अपमार्जक मृदु तथा कठोर जल दोनों से अभिक्रिया करके सफाई करता है। देखिए, साबुन सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्शन करके वो सफाई करता है। साबुन जो है सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्शन करके वो सफाई करेगा, हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। जबकि सर्फ जो है यानी अपमार्जक, वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर तथा मृदु जल दोनों से अभिक्रिया करके सफाई करता है। जहाँ पे साबुन काम नहीं करेगा वहां पे अपमार्जक काम करता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा।